तो ईरान इज़राइल वॉर शुरू होकर अब 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है एंड कोई भी देश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पर इस वॉर का इम्पैक्ट अब पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत पर भी हो रहा है एंड इससे सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट एक मिडिल क्लास आदमी पर हो रहा है, क्योंकि उसकी जो भी डेली नीड्स है इस वॉर से वो हेवीली इम्पैक्टेड हो रही है। जैसे कि पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी इनकी शॉर्टेज हो रही है। ऊपर से एलपीजी गैस की भी शॉर्टेज हो रही है। तो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन अगर कम होगा तो जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है उनके प्रोडक्शन में भी गिरावट आएगी एंड अगर ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, फ्यूल की सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली इसका हमारी इकॉनमी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो आइए समझते हैं कि कैसे ईरान इज़राइल वॉर भारत पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। बट सबसे पहले आप सभी का स्वागत है जियोपॉलिटिक्स विद प्रज्वल के एक और नए एंड लेटेस्ट वीडियो में, जहां पर हम ईरान इज़राइल वॉर की जो हमारी इकॉनमी पर कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है ये समझेंगे। बट अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो 28 फरवरी 2026 को ईरान एंड इज़राइल वॉर की स्टार्टिंग हुई थी, जहां पर इज़राइल एंड यूएसए की फोर्सेस ने मिलकर ईरान के ऊपर मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड फाइटर जेट से हमला किया था एंड बाद में ईरान ने भी इसके रिटेलिएशन में इज़राइल एंड यूएसए के जो मिलिट्री बेसिस है पूरे अरब देशों में वहाँ पर अटैक किया था। एंड तब से लेकर आज तक ये वॉर अब भी रुकी नहीं है, आज भी चल रही है। एंड इसका इम्पैक्ट इंडियन इकॉनमी पर कैसे आया है तो आप ऐसे समझिए कि इंडिया अपनी नीड का लगभग 50 से लेकर 60% क्रूड ऑयल सिर्फ मिडल ईस्ट से ही इंपोर्ट करता है। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, बिकॉज ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अपने हिसाब से ब्लॉक कर दिया था एंड इंडिया का क्रूड ऑयल एलएनजी गैस वहीं पर फंसा था। ऊपर से ईरान ने अरब कंट्रीज़ के जो ऑयल रिफाइनरीज है, ऑयल डेपोज है एंड जहाँ से क्रूड ऑयल निकलता है वहाँ पर भी अटैक किया था। तो इसकी वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन पर भी निगेटिव इफेक्ट आया था एंड इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ऑब्वियसली बात है, अगर सप्लाई कम होगी या डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो तब ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल से भी ज़्यादा बढ़ गए थे। बट थैंकफुली ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इंडिया के लिए ओपन कर दिए हैं एंड भारत अपना ट्रेड बिना किसी हेजिटेशन के कर सकता है। और हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी था रशिया का। तो जैसे ही मिडिल ईस्ट में युद्ध की शुरुआत हुई, इंडिया ने रशिया से ज़्यादा क्वांटिटी में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। सो ऑल थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट फॉर दिस मूव, फॉर दिस अप्रोच। क्योंकि अगर आप बाकी के देशों की लिस्ट देखें तो वहाँ पर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा राइज हुए हैं। तो सबसे पहले आप ये लिस्ट देखिए जहाँ पर बहुत से मेजर इकोनॉमीज़ की जो फ्यूल प्राइसेस है वो कितने ज़्यादा राइज हुए हैं। तो लाओस में लगभग 33% फ्यूल प्राइस बढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में बढ़े हैं 32.43%। थर्ड नंबर पर आता है वियतनाम, जहां पर लगभग 33% प्राइस बढ़े हैं। एंड देन आता है हमारा पड़ोसी मुल्क सुपर पावर देश पाकिस्तान, जहां पर भी 22% प्राइस राइज हुए हैं। एंड देन आता है यूएसए, जहां पर 23.56% फ्यूल प्राइस राइज हुए हैं। देन कंबोडिया, जहां पर 19.37% जो फ्यूल प्राइस है वो राइज हुए हैं। देन आता है जर्मनी, जहाँ पर 12.64%। देन आता है लेबनान, जहाँ पर 11.76%। इवन चाइना में भी 10.37% फ्यूल प्राइस बढ़े हैं। एंड देन आता है फ्रांस, जहाँ पर 9.80%। एंड देन टर्की, जहाँ पर 7.6%। यूएई, इसके बाद आता है यूएई, जो खुद एक क्रूड ऑयल बेचने वाला देश है एंड वहाँ पर भी 7% जो ऑयल प्राइस है वो बढ़े हैं। एंड देन जापान में 0.71%, जो कि ज़्यादा नहीं ऑब्वियसली। बट आप देख सकते हो कि भारत में फ्यूल प्राइसेस बिल्कुल ही बढ़े नहीं है। इट इज़ स्टिल 0.00। एंड अगर बाकी के देशों में देखते हैं तो फ्यूल प्राइसेस काफ़ी बढ़े हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, बिकॉज फ्यूल प्राइस अगर बढ़ जाते तो इन्फ्लेशन आने की चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकती। तो वी शुड रियली अप्रिशिएट आवर गवर्नमेंट एज वेल। बट इस वॉर की वजह से इंडिया की इकॉनमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हुई है। मतलब ईरान इजराइल वॉर से पहले प्रिडिक्शन थी कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी 7 से लेकर 8%। बट अब वॉर की वजह से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 6% की ही स्पीड से बढ़ रही है। बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन में इंटरप्शन होने की वजह से ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि फ्यूल की लिमिटेड एक्सेस होना, कहीं पर फ्यूल की कमी होनी, कहीं पर तो फ्यूल पंप पर बड़ी बड़ी लाइन होना एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी निगेटिव इम्पैक्ट आया था। तो इसी वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट जो कि इंडिया की कम हुई थी एंड अमूमन ऐसी कम होती नहीं है। मतलब अगर लेट्स सपोज कि फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है कोई कोई दुनिया की बहुत बड़ी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, तो वो प्रेडिक्ट
करते हैं कि इंडिया की ग्रोथ रेट 7 से लेकर 8% बढ़ेगी, तो अमूमन होता क्या है कि इंडिया की ग्रोथ रेट उससे ज़्यादा ही बढ़ती है। लगभग अगर वो कहते हैं कि 7% या फिर 8% से बढ़ेगी, तो इंडिया की ग्रोथ रेट 8.5 to 9% से बढ़ती है। और हमारा सिर्फ क्रूड ऑयल का ही नहीं बल्कि पूरी गल्फ देशों के साथ ट्रेड इम्पैक्ट हो रहा है इस वॉर की वजह से, क्योंकि हम ओवरऑल $176 बिलियन का ट्रेड करते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, जो कि है सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, कुवैत, एंड जिनमें से हम सामान खरीदते भी हैं। और ऑब्वियसली इसमें मोस्टली क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस होता है, बट हम इन सारी गल्फ़ कंट्रीज़ को काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि ग्रेन्स मतलब धान्य, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मसाले, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स एंड स्टील। तो हमारा $176 बिलियन का ट्रेड इम्पैक्ट होना एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव साइन है हमारी इकॉनमी के लिए। तो सिर्फ एक जगह की वॉर की वजह से इतने सारे देशों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, एंड इसमें सबसे ज़्यादा घाटा अरब के देशों का ही है, क्योंकि अरब देश ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में है, एंड जहाँ पर पानी एंड फर्टाइल लैंड नहीं होती, मतलब जहाँ पर पानी नहीं होता एंड खेती करने लायक ज़मीन भी नहीं होती, तो इन्हें फूड्स के रिलेटेड आइटम्स पर दूसरे ही देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। एंड ये आइटम्स सबसे ज़्यादा भारत एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि गेहूँ, जोवर, बाजरा, चावल, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओनियन, सोयाबीन्स एंड बहुत से और भी आइटम्स। तो देखा जाए तो ओवरऑल अरब देश इस वॉर की वजह से सबसे ज़्यादा निगेटिवली इम्पैक्टेड है। बट हाँ, इसमें भारत का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इंडियन वर्कर जो भी इन देशों में काम करने जाते हैं वो ख़तरे में आ जाते हैं, बिकॉज़ इंडियन वर्कर्स बहुत बड़े लार्ज स्केल पर अरब देशों में काम करते हैं, एंड जो इंडियन वर्कर्स से रेमिटेंसेस आता है वो भी इस वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। एंड अगर आपको रेमिटेंसेस का मतलब मालूम नहीं है, तो आप ऐसे समझिए कि जो भी इंडियन वर्कर बाहर के देशों में काम करने जाते हैं, तो वो जो वहाँ पर उनको सैलरी मिलती है तो इंडिया में भेजते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, तो उसे ही रेमिटेंसेस कहा जाता है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि इससे इंडिया का रेमिटेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो आई विश वीडियो आपको समझ में आई होंगी एंड पता चल गया होगा कि कैसे इजराइल एंड ईरान की वॉर इंडियन इकॉनमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी दिखाइए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड, एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।